राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी जांच का सामना कर रहे हैं और यह पूछताछ लंबी चल सकती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है, आपको विस्तार से समझाता हूं, जरा समझिए कि क्या है। 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी। इसके अलावा इस कंपनी के जरिए एजीएल के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकालना शुरू किया। यह नेशनल अखबार था जो कांग्रेस के खेमे से निकलता था। इसके बाद जो कंपनी थी, एजीएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। यह आरोप है जिसके लिए राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। स्क्रीन पर दूसरी प्लेट लाइए। कर्ज को खत्म करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई गई, और इस कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38% हिस्सेदारी थी। यानी दोनों मां बेटे जो कांग्रेस के थे और अभी भी कांग्रेस में हैं। इसके अलावा यंग इंडिया कंपनी को एजीएल के तहत 9 करोड़ शेयर दिए गए, यह आरोप लगाया गया है। इसके अलावा अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो शेयर ज्यादा होने की वजह से यंग इंडिया को मालिकाना हक मिला। यानी जिस कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी थे उसको मालिकाना हक दे दिया गया। एजीएल की देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का लोन भी दिया था। यानी 90 करोड़ रुपए का लोन दिया और उसके बाद यह 90 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया। आप जरा सोचिए कि यह जो पूरा केस है, चूंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तकरीबन 55 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का आरोप लगा और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए थे। लाइए स्क्रीन पर। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस दर्ज कराया था। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया था। लेकिन इसका असर जो हुआ वो 2014 में हुआ। 2014 में कोर्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों को सम्मन जारी करती है। यानी 2012 में केस दर्ज किया गया था, 2014 में इसको सम्मन जारी करती है। अगस्त 2014 में ईडी ने खुद संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत बाकी लोगों पर किया। दिसंबर साल 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को जमानत मिल गई। इसके अलावा साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। यह पूरा केस है और इस केस को लेकर आज फिर पूछताछ हो रही है, जबकि कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि यह केस बंद हो गया था, खत्म हो गया था, कोई लेना देना नहीं है, बदले की सियासत कर रही है। और जांच एजेंसियों पर जिस तरीके से आरोप पहले भी लगते रहे हैं, ठीक उसी तरीके के आरोप इस वक्त लग रहे हैं और इसीलिए हंगामा चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि आज राहुल गांधी से 3 घंटे तक पूछताछ हुई और लंच के बाद से यानी 4 बजे से और मेरी घड़ी में लगभग 9:30 बजने वाले हैं, पूछताछ चल रही है और यह पूछताछ और लंबी चलेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि एक विवादित बयान से किस तरीके से देश और दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। आखिर क्यों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार फटे में पैर अड़ा रहा है, आखिर कैसे
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी से आज की पूछताछ खत्म हो गई है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। नेशनल हेराल्ड केस में पूछे गए कई सवाल, जी हां, राहुल गांधी से तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ हुई है। पहले राउंड में 3 घंटे की पूछताछ हुई थी और दूसरे राउंड में तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई है। जब से राहुल गांधी अपने घर से निकले हैं उसके बाद से देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे और राहुल गांधी से आज की पूछताछ खत्म हो गई है। लगभग 9:30 बजे राहुल गांधी से यह पूछताछ खत्म हो गई है। आगे भी पूछताछ की संभावना है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज इंडिया पर अपने दर्शकों को बता रहा हूं, राहुल गांधी से दूसरे दौर की बातचीत खत्म हो गई है। पहले 3 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद लंच के बाद राहुल गांधी अपनी मां से मिलने के लिए अस्पताल गए, उनका हालचाल जाना। उसके बाद कई नेताओं से बातचीत करने के बाद दूसरी बार राहुल गांधी खुद ईडी के दफ्तर जाते हैं, उनसे पूछताछ होती है और 5.5 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल गांधी अब ईडी के दफ्तर से निकल रहे हैं। उनके तमाम चाहने वाले कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही पार्टियों की तरफ से चल रहा है। चूंकि इसे भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में बीजेपी लगातार गंभीर आरोप लगाती रही है। इससे जुड़ी जो भी खबर होगी लगातार हम आपको देते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में आज कांग्रेस सड़कों पर नजर आई। पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। यह कोई पहला मौका नहीं है कि जब कांग्रेस के किसी नेता से ईडी ने पूछताछ की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं से ईडी के शिकंजे में आए हैं, उनसे घंटों पूछताछ की है। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए सम्मन दिया, पेश भी हुए। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब गांधी परिवार के नाम पर तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर रहे। क्या ये जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की एक सियासी चाल थी या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पहले कार्ति चिदंबरम पर ईडी का शिकंजा, फिर पी चिदंबरम पर ईडी का समन। डीके शिव कुमार को ईडी ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस आला कमान को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की नोटिस पर देश भर में विरोध हुआ। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस नेता से ईडी ने पूछताछ की है। इससे पहले भी ईडी से कांग्रेस नेताओं को नोटिस मिल चुका है। इससे पहले भी कई मामलों में कांग्रेस नेताओं को ईडी ने तलब किया है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को कब और किन मामलों में ईडी से आमना सामना हुआ है। कार्ति चिदंबरम पर ईडी ने दर्ज किया केस। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम से जुड़े कथित चीनी वीजा घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इससे पहले चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्कर रमण के रिमांड में लिया। इसके बाद में कार्ति की मुश्किलें बढ़ गई। ईडी ने कार्ति के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपराधिक धाराओं में केस दायर किया। कार्ति पर 2011 का है मामला।
दरअसल ये मामला 2011 का है, जिसमें करीब 250 से ज्यादा चीनी नागरिकों के वीजा बनाने के मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम पर भ्रष्टाचार के कथित आरोप लगे। पंजाब में एक बिजली कंपनी में काम करने वाले 250 चीनी नागरिकों को गृह मंत्रालय से अवैध तरीके से वीजा दिलवाया गया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। चीनी नागरिकों को वीजा 1 महीने के भीतर जारी किया गया, जो कि तय सीमा से अधिक था। लिहाजा ईडी ने 25 मई 2022 को कार्ति चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब प्रवर्तन निदेशालय इस घोटाले की राशि और उससे जुड़े लेन देन का पता लगाएगा। कार्ति चिदंबरम ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि ये प्रताड़ना नहीं है तो क्या है। We will take this legally. Nothing is going to come out of this case. All cases of the ED are bogus cases and they will all fizzle out in time. But the only thing is that we need to highlight to the country that the ED is being used specifically to target opposition politicians. That's all. We just want to highlight that. We will take this legally. पी चिदंबरम से ईडी कर चुकी है पूछताछ। आईएनएक्स मीडिया मामले में फंसे चिदंबरम के खिलाफ यूपीए के शासनकाल में एयर इंडिया के लिए खरीदे गए 111 विमान के सौदे में अनियमितता के मामले में भी जांच चल रही है। साल 2011 में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में 2006 में 70,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लिए एयरबस और बोइंग 111 विमान खरीदने के फैसले पर सवाल उठा था, जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए समन भेजा है। क्योंकि इंडियन एयरलाइंस के विवादास्पद विलय समेत यूपीए सरकार के दौरान कम से कम 4 ऐसे सौदे रहे हैं जिनमें नियमों की अनदेखी के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगे थे। जांच एजेंसी ने इस केस में अक्टूबर 2018 में कई आपराधिक मामले दर्ज किए। इसकी लागत करीब 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। लेकिन बाद में जब विमान खरीदने का ऑर्डर दिया गया तो ये क्लॉज हटा दिया गया। चिदंबरम पर क्या है आरोप? मामले की जांच के मुताबिक खरीदारी के लिए फाइल को पी चिदंबरम से मंजूरी मिली और जांचकर्ताओं के सौदे के संबंध में उनसे पूछताछ करना आवश्यक हो गया। एयरबस से विमान खरीदने का करार पी चिदंबरम की अगुवाई में मंत्रियों के एक पैनल ने तय किया। इसी सौदे को लेकर ईडी पूर्व विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल से 3 बार पूछताछ की। वहीं पी चिदंबरम को पूछताछ के लिए ईडी ने समन किया था, लेकिन इससे पहले सीबीआई ने पी चिदंबरम को आईएनएक्स केस में गिरफ्तार कर लिया। डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी का चार्जशीट। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार पर चार्जशीट दायर कर चुकी है। शिव कुमार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की शिकायत पर दर्ज हुई। भले ईडी के दर्ज मामले में डीके शिव कुमार को जमानत मिल गई, लेकिन आपको बताते हैं कि डीके शिव कुमार पर क्या है आरोप। क्या था डीके शिव कुमार पर आरोप? सितंबर 2018 में डीके शिव कुमार, ए होमंथैया और दूसरे लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ, जिसमें कथित कर हवाला के जरिए बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी लेने का आरोप लगा। 2019 में शिव कुमार को ईडी ने गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, ईडी ने शिव कुमार की बेटी ऐश्वर्या और कई विधायकों से पूछताछ की। इतना ही नहीं, ईडी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी मई 2019 में पूछताछ के लिए तलब किया था। उस वक्त ये कहा गया कि
कि ईडी की टीम वाड्रा से लंदन की प्रॉपर्टी और उनके करीबी संजय भंडारी के बारे में सवाल कर सकती है। ईडी का कहना है कि लंदन में प्रॉपर्टी को गलत तरीके से खरीदा गया और इसमें ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया गया। बहरहाल कांग्रेस नेताओं से पूछताछ और कई मामलों में केस दर्ज होने के बावजूद भी कांग्रेस जांच एजेंसी ईडी के जांच के तरीके और जांच के वक्त पर सवाल खड़े करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बीजेपी नेता के विवादित बोल से मेरा मुल्क हिंदुस्तान परेशान है। बीजेपी के नेता के विवादित बोल से मेरे मुल्क हिंदुस्तान का मन चैन छिना है। हिंदुस्तान का सौहार्द बिगड़ा। इस विवादित बोल पर जारी घमासान को काबू करने में राज्य और केंद्र सरकार जुटी हुई है और लगातार जिस नेता ने विवादित बयान दिया उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। हंगामा करने वालों पर भी कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों से भी एक्शन की खबरें आ रही हैं। कुवैत में हंगामा करने वाले लोगों को डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। कोशिश सब यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से यह विवाद यही दब जाए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इन सब के बीच ऐसा मुल्क भी है जो इस कोशिश में जुटा है कि विवादित बयान पर घमासान बढ़े। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत विरोधी साजिश में जुटा है। विवादित बयान के बहाने मेरे हिंदुस्तान की छवि को दागदार करने में पाकिस्तान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस मसले पर यूएन और आईआईसी को भड़काने में जुटे हुए हैं, हिंदुस्तान को घेरने में जुटे हैं। और यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी इस तरीके से हिंदुस्तान को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। भारत विरोधी अभियान में जुटा पाकिस्तान। विवादित बयान वाले बवाल को सुलगा रहा। यूएन के बाद ओआईसी को भड़का रहा पाकिस्तान। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर तूफान खड़ा हो गया। देश ही नहीं पूरी दुनिया का मुस्लिम समाज आहत हुआ। देश के तकरीबन हर हिस्से में बवाल देखने को मिला। विदेशों से भी बीजेपी नेता के विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। बीजेपी बैकफुट पर आई। विदेशों में भारत की खराब होती छवि को बीजेपी की केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया। नुपुर शर्मा को तुरंत पार्टी से निलंबित कर दिया। नुपुर शर्मा पर कानूनी एक्शन भी शुरू हो गया। देश ही नहीं विदेशों से भी भारत सरकार के एक्शन पर संतोष जताने का सिलसिला शुरू हो गया। तो पाकिस्तान परेशान हो रहा है। सामाजिक सौहार्द कायम करने की दिशा में तेज प्रयास हो रहा है तो पाकिस्तान परेशान हो रहा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि फिर से बुलंद होने लगी तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा अब क्या करें और क्या न करें। सब तो कर लिया, एक बीजेपी नेता के विवादित बयान ने मौका दिया तो जमकर दुष्प्रचार किया। भारत विरोधी सोशल मीडिया मुहिम चला दी, गल्फ देशों को भड़का लिया। अब क्या करें? मामला तो शांत होता दिख रहा। भारत एक एक कर अपने सारे नाराज दोस्तों को मनाने में कामयाब हो रहा तो फिर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना भारत विरोधी अभियान तेज कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इस्लामिक देशों को भड़काना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो भारत को घेरने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन
यानी ओआईसी के पास गुहार लगाने पहुंच गए हैं। ओआईसी को फिर भड़काने में बिलावल भुट्टो जुटे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ओआईसी के महासचिव हिसेन इब्राहिम ताहा के साथ फोन पर बात की। बातचीत के बाद बाकायदा ट्वीट कर सबको बताया। पैगंबर मोहम्मद के प्रति भारत के बीजेपी नेताओं द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार और निंदनीय टिप्पणी पर ओआईसी के महासचिव हिसेन इब्राहिम ताहा से बातचीत की। भारत में बढ़ते मुस्लिमों के उत्पीड़न और इस्लामोफोबिया को लेकर अपनी चिंताएं साझा की। पाकिस्तान की ऐसी नापाक कोशिश तब नजर आ रही है जब भारत ओआईसी की प्रतिक्रिया पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे चुका है। ओआईसी की तरफ से जब बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों पर प्रतिक्रिया सामने आई थी, तभी भारत मजबूती के साथ अपने स्टैंड को जाहिर कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ओआईसी को बता चुके हैं, भारत ओआईसी सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणी को सिरे से खारिज करता है और इस बात पर जोर देता है कि भारत सभी धर्मों के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव रखता है। कुछ व्यक्तियों ने एक पूजनीय हस्ती के खिलाफ आक्रामक ट्वीट और अमर्यादित टिप्पणी की। ये टिप्पणियां किसी भी रूप में भारत सरकार के विचारों को प्रदर्शित नहीं करती हैं। संबंधित निकायों ने इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, भारत को बदनाम करने की साजिशों में जुटा रहता है। पाकिस्तान भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने में लगा रहता है। 2 दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो विवादित बयान वाले मसले को संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा चुके हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 10 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को फोन भी कर चुके हैं। उन्हें नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर चुके हैं। बिलावल बात करते हैं और फिर अपने देश को बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को फोन किया और उन्हें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी नेता की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अवगत कराया। हेट स्पीच और इस्लामोफोबिया के विषय पर संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। विवादित बयान पर थमता घमासान भी पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। विवादित बयान पर जारी हंगामे को नियंत्रित करने का पुलिसिया एक्शन भी पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। विवादित बयान के बाद देश के कई हिस्सों में बवाल देखने को मिला। इस पर पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया गया। पाकिस्तान की नजर इस पर तो है, लेकिन पाकिस्तान अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को नजरअंदाज करता है। पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों के खराब हालात को देखने की जगह भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है, हिंदुओं के मंदिर पर कैसे प्रहार होता है, समय समय पर सामने आता रहा है। पिछले हफ्ते भी हिंदू मंदिर पर हमले का मामला सामने आ चुका है। कराची के कोरांगी एरिया में स्थित श्री मरी माता मंदिर में तोड़फोड़ की तस्वीरों ने पूरे हिंदुस्तान को परेशान किया, लेकिन ये बातें पाकिस्तान को परेशान नहीं करती हैं। अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की बदहाली पाकिस्तान के लिए कोई मुद्दा नहीं है, उसकी नजरें बस हिंदुस्तान पर लगी रहती हैं। भारत में होने वाले हर हिंदू मुसलमान वाले मसले पर रहती हैं। विवादित बयान वाले घमासान में पाकिस्तान ने जमकर सियासी रोटियां सेकी, विशेषकर गल्फ देशों को भड़काने में बड़ी कामयाबी हासिल की। विवादित बयान पर जारी घमासान पर गल्फ देशों की ओर से सामने आई प्रतिक्रिया ने सबको हैरान और परेशान किया। चाहे वो अनुच्छेद 370 हटाने का मामला हो, चाहे सीए एनआरसी पर जारी हंगामा हो, हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े रहने वाले इसे भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए भारत सरकार के साथ खड़े रहने वाले
गल्फ देशों की तरफ से नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर सामने आई तल्ख प्रतिक्रिया ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्यों? जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाने का कदम हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का मामला हो, पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भारत का समर्थन करने वाले सऊदी अरब से लेकर दूसरे खाड़ी देश इस बार उखड़े उखड़े से नजर आए। हालांकि बीजेपी की तरफ से लिए गए एक्शन से गल्फ देश अब नरम नजर आ रहे हैं। विवादित बयानों पर सख्ती की कार्रवाई पर भारत सरकार से सहमत नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की जानकारी अब सामने आ रही है वो बता रही है कि इन देशों को भड़काने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। इन देशों में भारत विरोधी मुहिम चलाने का प्लान पाकिस्तान की जमीन पर तैयार हुआ। डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर की रिपोर्ट पाकिस्तानी साजिश का खुलासा करती है। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ कई गलत सूचना अभियान चलाया गया। इस दौरान फेक स्क्रीनशॉट शेयर कर फर्जी खबरों को फैलाया गया। इन अभियानों के लिए खास हैंडल और ट्विटर हैशटैग की पहचान की गई। ट्रेंडिंग हैशटैग के साथ बातचीत करने वालों के प्रोफाइल की जांच की गई। इनमें 7,000 से ज्यादा खाते पाकिस्तान से जुड़े पाए गए। करीब 3,000 यूजर्स सऊदी अरब से थे, 2500 भारत से थे, 1400 मिस्र से और 1,000 से अधिक अमेरिका और कुवैत से थे। ये आंकड़े तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।